नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले मसूरी से कुछ तस्वीरें आई हैं, वो आपको दिखाएंगे। कैंपटी फॉल का जलस्तर बढ़ गया है। कैंपटी फॉल प्रसिद्ध जगह जहां पर टूरिस्ट जाते हैं और उसका जलस्तर बढ़ गया। और उसके बाद कैंपटी फॉल किस तरह का दिख रहा है, सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए एबीपी गंगा पर। कैंपटी फॉल का दीदार करने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं, लेकिन इस वक्त कैंपटी फॉल रौद्र रूप धारण किए हुए जलस्तर इतना बड़ा हुआ है कि कैंपटी फॉल का फॉल ही गायब दिखाई दे रहा है। और देखिए कैसे पानी घुस गया है दुकानों में। जलस्तर बढ़ने की वजह से दुकानों में पानी घुस गया है और आपको सिर्फ बाढ़ का ये पानी नजर आएगा। दुकानों और मकानों को अब भारी खतरा है। देखिए कैंपटी फॉल के इर्द गिर्द रिहाइश ज्यादा हो गई है और दुकानें खुल गए हैं, होटल्स खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए हैं। और उसके बाद अब देखिए खतरा मंडरा रहा है। जलस्तर कितना ज्यादा है, ये आवाज अब डराने लगी है। कैंपटी फॉल का यही पानी जो लोगों को सुकून देता था, लोगों को राहत देता था, लोगों को बड़ा दिलकश नजारा लगता था, लेकिन आज यही नजारा कैसे डरा रहा है। आज यही पानी कैसे लोगों के रोंगटे खड़े कर रहा है। आप पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर हमने बहुत आसानी से आप समझ पाए और देख पाए। देखिए कैम 1 और कैम 2 की तस्वीरें। तस्वीर पहली में देखिए, ये आपको ये लॉन्ग शॉट है, दूर से तस्वीर आप देखिए। और कैंपटी फॉल का जो एरिया है जहां पर सफेद दूधिया पानी बहता था, आज ये रंग देखिए मटमैला रंग ले चुका है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए दुकानों में घुस चुका है पानी, यानी कि कैंपटी फॉल का इर्द गिर्द जो दुकानें बनी है वहां तक घुस चुका है, यानी कि उन दुकानों पर खतरा है। वो कितनी देर इस बाढ़ के पानी को सह पाएंगे, कितनी देर इसके आगे टिक पाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। जलस्तर बढ़ने के बाद का ये नज़ारा है। ये खतरनाक इसलिए हो गया है क्योंकि कैंपटी फॉल के इर्द गिर्द रिहाइश है, लोग रहते भी यहाँ पर, होटल्स भी हैं। लेकिन आप देखिए कितना जलस्तर बढ़ गया है और एकाएक पानी बढ़ने की वजह से खतरा है कई दुकानों पर। देहरादून में भी कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। यहाँ के कई इलाकों में घरों में जल भराव होने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई, जिससे लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालात यहाँ पर यह है कि लोग घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। आप तस्वीरों को देखिए, तस्वीरों में आप देखिए ये छोटा सा नाला जहां पर मुश्किल से गर्मियों में पानी की बूंद होती होगी, लेकिन आज कितना बढ़ गया है बरसात की वजह से। देख सकते हैं कि ओवरफ्लो है, नाला ओवरफ्लो है। और ओवरफ्लो होने के बाद देखिए रिहायशी इलाके में पानी, देखिए लोगों के घरों में पानी जा घुसा है, मजबूर है। इतना पानी भर गया है कि लोग घरों के नीचे अंदर नहीं रह सकते, छतों पर आना पड़ रहा है क्योंकि पानी इतना बढ़ गया, इतना पानी भर गया। कल रात की लगातार बारिश के बाद का ये नज़ारा है। ये उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और वहाँ की आप तस्वीरों को देखिए कि क्या हाल है, आलम क्या है। और एक छोटा सा गदेरा और आज देखिए उफान पर है। किस उफान पर है कि ये अपने आप में सब कुछ समेटे लिए चल रहा है और दूसरी तरफ इसके रास्ते में, इसके मार्ग में जो कुछ भी आ रहा है ये पानी से लबालब उसको कर रहा है। आप देखिए कि नाले के इर्द गिर्द दोनों दाएं या बाईं तरफ जहां तक आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। रामनगर के पाटकोट कोटाबाग के बीच में पड़ने वाले पिरमोली नाले में एक बाइक सवार शख्स बह गया। रामनगर और उसके आसपास कल लगातार बारिश हुई और उसके बाद से नदी नाले उफान पर हैं। आप देखिए तस्वीरों को। लोग सावधानी बरतने को तैयार नहीं है। उफनती नदियों को, नालों को लोग पार करने की कोशिश कर रहे हैं, इस उम्मीद से कि वो पार कर जाएंगे आराम से, लेकिन शायद नदियों की ताकत को वो समझ नहीं पा रहे। जब नदी में उतरते हैं तो उसके बाद नदी अपनी ताकत को दिखाती है, बताती है कि तुम इंसान कितना ही काम कर लो, लेकिन प्रकृति के आगे तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी ताकत कुछ नहीं। देखिए मोटरसाइकिल कैसे तिनके की तरह बह गई, किसी तरह संभाला। उसके बाद पास खड़े लोगों ने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाला और इस उफनते हुए नाले में इस युवक को बचाने के लिए लोग कूद पड़े और बचा लिया गया। राहत की बात है, सब लोग बच गए। परमोली नाला है, जब बरसात आती है तो ये नाला उफान पर आ जाता है और पहले भी यहाँ पर हादसे हुए, लेकिन लोग समझने का नाम नहीं ले रहे, लोग नहीं सीख रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार भारी बरसात की वजह से काला ढूंगी का मैथी सा नाला उफान पर आ गया और इस उफान के कारण स्कूटी सवार दो लोग बहते बहते बच गए। नाले के रौद्र रूप के सामने स्कूटी सवार जोखिम उठाकर उसे पार कर रहे थे, लेकिन नाले ने अपना रौद्र रूप दिखाया और उसके साथ सबको अपने साथ बहा लेने के लिए नाला, देखिए सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता। तो गनीमत रही कि ये लोग बच गए। ये लोग इतने यहाँ पर दूसरे लोग थे, उन्होंने बचा लिया, अन्यथा ये लोग भी
बह सकते थे। और यहाँ पर इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं। अब दो तस्वीरों को देखिए और दोनों ही तस्वीरों में आपको मानवीय भूल ज़्यादा दिखाई देगी। दोनों ही तस्वीरों में आप देखिए कि नदियाँ किस उफान पर बह रहे हैं, किस वेग से इस वक्त बह रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग इसी उफनती हुई नदियों को ऐसे ही पार करने के लिए चल पड़ते हैं और उसके बाद खतरे में डाल देते हैं जिंदगी को। हाथरस में शहरवासियों को तो उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई, लेकिन इसने शहर के सदर कोतवाली में आफत खड़ी कर दी है। बारिश की वजह से सदर कोतवाली के बाहर का नाला उफान पर आ गया, जिससे कोतवाली परिसर में गंदे पानी का भराव हो गया। कोतवाली परिसर है, पुलिसकर्मी अब कैसे भीतर कैदियों को लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। आप देखिए ये कोतवाली परिसर है जहां से पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। हालात यहाँ पर ऐसे हैं कि कोई शख्स कोतवाली के अंदर अगर जाना चाहे तो उसको या तो शॉर्ट्स पहनने पड़ेंगे या पैंट ऊपर करनी पड़ेगी, क्योंकि घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। आप तस्वीरों को देखिए, मुश्किल है लोगों का भीतर तक जा पाना। ये स्थितियां जल भराव की, ड्रेनेज सिस्टम का अंदाजा आप हाथरस में लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त, कितना दुरुस्त। पीलीभीत में शारदा और देवहा का कहर देखने को मिला, जहां पर खेत में पानी भर गया है, कई सौ एकड़ फसल बर्बाद हो गए। आप नदियों के रौद्र रूप और विकराल रूप को भी देख सकते हैं। नदियों और बरसात का पानी लोगों के घरों में जा घुसा है। और इसके साथ साथ राहुल नगर, नगरिया खुर्द, नौजलिया गांव में पानी घुस गया है। जिला मुख्यालय से कटान लगातार हो रहा है। इसकी वजह से जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट गया। पानी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है लोगों के घरों की ओर। पानी से भरे घरों में लोग अब रहने को मजबूर हैं। कुछ छतों पर चले गए, कुछ दूसरी तरफ ऊंचाई वाले इलाकों में जाने को मजबूर हैं। और कटान लगातार हो रहा है। लगातार हो रहे कटान की वजह से सबसे ज्यादा चिंताएं बढ़ी है लोगों की। खबर अब गोंडा से है, जहां पर घाघरा नदी और सरयू नदी उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर ही बह रहे हैं, जिससे कई इलाके जलमग्न अब तक हो गए हैं। हालांकि फिलहाल नदियां खतरे के निशान से कुछ नीचे जरूर बताए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के भिकारीपुर सकरौर का तटबंध कट जाने की वजह से आधा दर्जन परिवार बेघर हो गए। फिलहाल उन्हें ऊंची जगहों पर शिफ्ट करवाया गया है और जिला प्रशासन के अधिकारी राहत सामग्री मुहैया करवा रहे हैं। तो नदियां खतरे के निशान से थोड़ी सी नीचे हैं, लेकिन खतरे के निशान के करीब पहुंचने से पहले ही तबाही मचाए हुए हैं और खतरे के निशान को पार कर गए तो आलम क्या होगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। 15 साल पहले बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़ा एक ऐसा ऑडियो सामने आया है जिससे पूरे प्रदेश की सियासत के साथ ही प्रशासनिक महकमे में भी भूचाल आना लगभग तय है। इस ऑडियो में माफिया अभय सिंह और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बीच की बातचीत है, जिसे आईजी एसटीएफ अमिताभ यश ने भी पुष्टि की है। उनके मुताबिक ये बातचीत मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच की है और उस वक्त दोनों जेल में ही बंद थे। हम आपको अमिताभ यश का वो बयान सुनवाएं, उससे पहले वायरल ऑडियो क्या है, वायरल ऑडियो में क्या कह रहे हैं मुख्तार अंसारी और अभय सिंह, आपको सुनवाते हैं। बोला ठाकुर वो भैया एक जमीन नहीं इसमें रिजवान भाई से वहाँ बातचीत की वजह हुई तो सब लोग आए थे नवाब। हाँ उसमें बीच में मामला बिगड़ गया था, दूसरे लोग गए थे उसमें हाँ थोड़ा बदमाशी किया है, सब छोड़ो अभी। अभी अभी यहाँ पर वो हो गया है, पता चला है, हल्ला हो रहा है कि गोली चल रही है मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में। हाँ ये सुनने में आया है। अच्छा कहाँ पे? कृष्णानंद राय के गांव पर दोनों तरफ से मुकाबला चल रहा है। हाँ हाँ बराबर गोली चल रही है। हाँ ये तरफा। जय श्री राम। अच्छा ओके हेलो। हाँ 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 काट ली ठीक है मुट्ठी में। ठीक है रख रहे बात होगी। यह वार्ता मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच में है। दोनों उस वक्त जेल में थे और इस ऑडियो में पहले फ़ोन अभय सिंह ने लगाया मुख्तार अंसारी को और उसने किसी ज़मीन के डील के बारे में बात करने की कोशिश की। मुख्तार अंसारी ने इस पूरी बात को साइडलाइन कर दिया और अभय सिंह को बताया कि इस समय मुन्ना बजरंगी और कृष्णानंद राय में
गोली चल रही है। इस पर अभय सिंह ने पूछा कि गोली बराबर चल रही है या एक तरफा। मुख्तार अंसारी ने एक कटाक्ष के रूप में अथवा अहंकार के रूप में जय श्री राम कहा। इस इशारे को अभय सिंह तत्काल समझ गया और उसने वार्ता को क्लोज किया। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आजम खान के करीबी पूर्व सीओ गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व सीओ को गिरफ्तार किया गया। पूर्व सीओ आले हसन को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त बड़ी खबर और ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। पूर्व सीओ आले हसन को गिरफ्तार किया है। आले हसन पर आरोप है करीबी होने के, मदद करने के। और ये बड़ी खबर आपको देते हैं कि कोर्ट से NBW वारंट जारी होने के बाद सीओ कोर्ट में पहुंचे थे, आले हसन कोर्ट में पहुंचे थे। तभी पुलिस ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर से गिरफ्तार कर लिया है। सीओ आले हसन पर करीब 56 मुकदमे दर्ज हैं। 56, 80 से ज्यादा मुकदमे आजम खान पर जहां दर्ज थे, वहीं 56 मुकदमों में मुकदमे दर्ज थे आले हसन पर। पूर्व सीओ आले हसन इस वक्त गिरफ्तार कर लिए गए। बहुत बड़ी कार्रवाई। उबैदुर रहमान हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। उबैदुर रहमान, इस पूरी कार्रवाई के बारे में बताइए। देखिए, आले हसन आजम खान के सबसे करीबी थे और समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी तो आले हसन रामपुर के सीओ सिटी होते थे, लेकिन तमाम जो मामले हैं वो आले हसन के कहने पे ही होते थे। और आले 56 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। किसानों की जमीन कब्जाने का मामला हो या लूट के मामले हो, और तमाम मामले जिनमें आजम खान आरोपी हैं उनमें बहुत से मामले ऐसे हैं जिनमें आले हसन भी आरोपी हैं। अदालत काफी दिनों से आले हसन को नोटिस भेज रही, वारंट जारी हो चुके थे, उनकी कुर्की के आदेश हो चुके थे, लेकिन आले हसन फरार हो रहे थे। कुछ दिन पहले आले हसन हाई कोर्ट से स्टे लिए आए थे अपनी गिरफ्तारी पर, तो उसके बाद वो महिला थाने में जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी उसके सामने भी पेश हुए थे। लेकिन उस वक्त क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट से स्टे था तो गिरफ्तार नहीं किया गया था। लेकिन अचानक वो जो जांच थी उसमें सहयोग नहीं कर रहे थे, उसके बाद से गायब हो गए थे, जिसके बाद से रामपुर की जिला अदालत ने आले हसन के खिलाफ जो है वो वारंट जारी कर रखे थे। और आज सुबह सवेरे आले हसन जब इस फिराक में थे कि वो वकील के जरिए कोर्ट में सरेंडर कर दें, तो पुलिस ने उनको कोर्ट से बाहर ही हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। और फिलहाल जो आले हसन है उनसे पूछताछ कर रही है रामपुर पुलिस और उनको थाने ले जाया गया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। आज रामपुर पुलिस के हाथ लगी है कि आले रिटायर्ड सीओ हैं वो काफ़ी अरसे से फरार थे, और आज जैसे ही पुलिस को ये भनक लगी कि आले हसन रामपुर पहुंच गए हैं और वो सरेंडर कर सकते हैं अदालत में, तो पुलिस ने उनको कलेक्ट्रेट कंपाउंड। उबैदुर रहमान, एक सवाल ये भी है, जैसे कि आपने इनका ट्रैक रिकॉर्ड अब तक बताया, जो मुकदमे दर्ज हैं उनमें जमीन कब्जाना, जमीनी विवाद से जुड़े बहुत सारे, तो आजम खान पर भी इस तरह के बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। तो क्या ये सपोर्ट करते थे? क्या इन पर ये भी आरोप, क्या ये आजम खान इन्हीं की शय पर, या ये आजम खान को सपोर्ट करते थे, या आजम खान की जगह पर या उनके कहने पर ये सारी चीजें किया करते थे, जमीन कब्जाना हो या किसानों की जमीनें कब्जाना, और सरीखे जो दूसरे केसेस चल रहे हैं? जो किसानों ने आरोप लगाए हैं, जो FIR दर्ज हुई है, उसमें ये कहा गया है, किसानों का ये कहना है कि आले हसन क्योंकि सीओ होते थे और आजम खान के इशारे पर आले हसन अपने पुलिस फोर्स के साथ किसानों को घरों से उठाते थे, थानों में रखते थे, उनको टॉर्चर किया जाता था, उनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती जौहर ट्रस्ट के नाम कराई जाती थी। इस तरह के आरोप तमाम किसानों ने, जो जौहर यूनिवर्सिटी के पास के रहने वाले हैं, जिनकी ज़मीनें जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पे खरीदी गई हैं या कब्जाई गई हैं, लगभग 26 किसान ऐसे थे जिन्होंने ये मुकदमे दर्ज कराए थे। और लंबी कार्रवाई पुलिस जांच के बाद कोर्ट में अब मामला पहुंच गया था, तो अब कोर्ट से क्योंकि उबैदुर रहमान, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बहुत बड़ी कार्रवाई, आजम खान का करीबी आले हसन सलाखों के पीछे पहुंच गया है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले स्टे ले लिया था गिरफ्तारी से, लेकिन जांच में सहयोग नहीं की, तो आखिरकार अब गिरफ्तारी हो गई है। पूर्व सीओ आले हसन गिरफ्तार कर लिया गया। खबर अब शामली से, जहां पर अवैध तमंचे से फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर बार डांसरों के साथ डांस करने का ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। शामली की तस्वीरें हैं, तमंचा देखिए, अवैध तमंचा है और उससे कैसे फायरिंग की जा रही है, नाचा जा रहा है, गाया जा रहा है, डीजे बज रहा है और वहां ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। हर्ष फायरिंग का ये मामला है, अवैध तमंचे से फायरिंग की जा रही है। उसके बाद बुलंदशहर का रुख करें, जहां पर नशे में धुत सपा नेता का हंगामा देखने को मिला और नेताजी का गाली गलौज करते हुए वीडियो सामने आया है। वीडियो में सपा नेता
धमकी देता हुआ भी नजर आया। सपा का SC/ST प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष है पुष्पेंद्र जाटव और बुलंदशहर भूड़ चौराहे का मामला है। वीडियो वायरल वहीं का है। आप देखिए अर्धनग्न अवस्था में नशे में धुत सपा नेता पुलिस वालों से कैसी बदसलूकी कर रहे हैं, वहां पर कैसे गाली गलौज कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। देखिए वीडियो में इतनी गालियां दी हैं, इतने अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि वीडियो में आप सिर्फ वीडियो को देख ही पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अपशब्दों को आपको सुना नहीं सकते हैं। इतने अपशब्द इसमें बोले गए हैं। और ये है जनप्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि हैं और कैसे गाली गलौज कर रहे हैं, अर्धनग्न अवस्था में घूम रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, पुलिस वालों से बदसलूकी कर रहे हैं। हाथरस का जरा रुख कर लेते हैं। हाथरस के थाना मुरसान इलाके के गांव खुटीपुरी में पुराने मोबाइल फोन की खरीद फरोख्त को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। वहीं इस दौरान लोगों ने एक दूसरे पर तेजाब भी फेंक दिया। मारपीट में घायल एक पक्ष के 4 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनमें से 2 लोग तेजाब में झुलस गए हैं। डीएसपी ने बताया कि मामले में तहरीर लेकर कार्रवाई की जा रही है। और इस खबर पर सतीश हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। सतीश, इस मामले में एक्शन क्या कुछ हुआ, ये दर्शकों को बताएं, साथ साथ पूरा मामला विवाद का कारण बताइए। सतीश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है मेरे से तक आवाज नहीं मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको हम हाथरस से दे रहे हैं, जहां पर एसिड अटैक हुआ है। मामूली विवाद था, कोई मोबाइल फोन को लेकर, पूरा खरीद फरोख्त को लेकर विवाद शुरू हुआ और उसके बाद एसिड अटैक भी हुआ है। मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि 191 किलो ड्रग्स जब्त की गई है। ड्रग्स की कीमत 1000 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, 191 किलो ड्रग्स जब्त की गई है। 1000 करोड़ की कीमत की ड्रग्स बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ड्रग्स जो है इनके पास से बरामद की है, जिसकी कीमत 1000 करोड़ बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान से छिपाकर ये ड्रग्स लाया जा रहा था, लेकिन इस बीच में पकड़ लिया गया। 191 किलो ड्रग्स पकड़ा गया है। मुंबई महाराष्ट्र मुंबई से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। 191 किलो ड्रग्स जो अफगानिस्तान से छुपा कर लाया जा रहा था, लेकिन पकड़ लिया गया है। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, बहुत बड़ी खबर आपको एबीपी गंगा ये दे रहा है। इस बीच आगरा से बहुत बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की तबीयत बिगड़ गई है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की तबीयत बिगड़ी है। कोविड-19 पर समीक्षा बैठक कर रहे थे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और मेडिकल टीम को स्थानीय अधिकारियों ने बुलाया है। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता नितिन का। नितिन, क्या हुआ है? देखिए, अब जो ताजा अपडेट है कि डिप्टी सीएम की तबीयत बिगड़ी थी, मेडिकल टीम पहुंची थी और उन्होंने देख लिया है और उसके बाद मेडिकल सब कुछ ठीक है और वो स्वस्थ हैं और अब उनको रवाना कर दिया है। मथुरा वो रास्ते में है, उनके साथ वो मेडिकल टीम भी साथ चल रही है। दरअसल उनकी नाक से ब्लीडिंग हुई थी, जिसके बाद आनंद में एक मेडिकल टीम को बुलाया गया। वैसे प्रोटोकॉल में भी उनके साथ रहती है, लेकिन फिर भी एक अलग से टीम को बुलाया गया और उसके बाद उनका चेकअप कराएगा, जिसके बाद वो नितिन, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि वो मथुरा की तरफ जा रहे हैं, तो क्या पहले से बेहद क्या वो महसूस कर पा रहे हैं? देखिए वो स्वस्थ हैं और अचानक से उनको कुछ इस तरीके से अनईजीनेस उनको फील हुआ था, जिसकी वजह से, और नाक से जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड लोग भी इस मीटिंग में थे तो मीडिया कवरेज भी बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड था इस वजह से, लेकिन सोर्सेज के हवाले से जानकारी आई है उनकी नाक। नितिन, आपने डॉक्टरों से बात की होगी, डॉक्टरों को क्या किस तरह का कोई सिम्टम या उनको रेस्ट के लिए नहीं कहा गया? क्या नजर आया उनमें कि क्या कारण रहे होंगे कि ऐसे नाक से खून आया? देखिए, जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक, वो अब ओके फील कर रहे हैं, ठीक फील कर रहे हैं
मथुरा के रास्ते पर हैं और एक मेडिकल टीम उनके साथ है, एम्बुलेंस उनके साथ है, उनकी कानवाई में, उनके काफिले में। और मथुरा जाकर अब वो कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व मनाया जा रहा है, कल और परसों रहेगा, उसको लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सर्किट हाउस में मीटिंग लेते समय और उनको अनइजीनेस फील हुआ और उनकी नाक में खून आया, जिसकी वजह से आनंद फानंद में डॉक्टर। ठीक है नितिन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो इस वक्त मथुरा के रास्ते में है डिप्टी सीएम और बताया जा रहा है कि आप ठीक हैं। कुछ वक्त के लिए उन्हें अनइजीनेस हुई, डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया, नाक से खून भी निकला, लेकिन अब पूरी तरह से स्वस्थ बताया जा रहे हैं। और मथुरा चूंकि जा रहे हैं तो ऐसे में एक मेडिकल टीम उनके साथ है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शिलान्यास के बाद महर्षि परशुराम की विशाल प्रतिमा लगाए जाने को लेकर हो रही सियासत पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कड़ी नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और अवतारी महापुरुषों को जातियों में बांटे जाने को गलत करार दिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा है कि ये सनातन धर्म और हिंदू समाज को कमजोर करने की साजिश हो रही है। भगवान का जन्म जब धरती पे पाप का भार होता है तब होता है। वह किसी के रूप में कहीं जन्म लेते हैं, लेकिन उनका स्वरूप भगवान रूप में होता है। परशुराम भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, आदरणीय वाल्मीकि जी भगवान, ये सब अवतारी पुरुष है, ये किसी जाति विशेष के नहीं है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि लोग अपने लालच में, अपने फायदे के लिए राजनीति में जाति पात तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे धर्म को भी, हमारे भगवान को भी जाति पाति में बांट रहे हैं। यह गलत है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का विरोध करता है और लोगों को आगाह करता है कि आप ऐसे लोगों से बहकावे मत आवें जो भगवान को जाति में बांट रहे हैं। परशुराम सबके आदरणीय है, परशुराम भगवान है, भगवान विष्णु के अवतार हैं, राम भी भगवान विष्णु के अवतार है, कोई अंतर नहीं है। वाराणसी में करीब 5 महीने के बाद आज से ओपीडी सेवा शुरू हो गई है। पहले दिन की ओपीडी में विभागवार 50 मरीज ही देखे जाएंगे, लेकिन काफ़ी मरीज यहां पर पहुंचाए। अब मरीजों को ये कहा जा रहा है कि वो ऑनलाइन बुकिंग करवाएं, जिससे मरीजों के परिजन परेशान अब इससे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीएचयू को पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है। बीएचयू में 5 महीने बाद आज से ओपीडी सेवा की शुरुआत हुई है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये मरीज और उनके परिजन यानी तीमारदार हैं। अब देखिए, ये लोग पर्चे कटाने के लिए कतार में खड़े हैं। ऑनलाइन पर्चे काटे जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कई आने वाले तीमारदार समस्या में भी हैं। इनकी समस्याएं पहले जान लेते हैं। नाम जानेंगे आपका? रामाश्रय जायसवाल। रामाश्रय जी, किसको दिखाने आए हैं और क्या स्थिति? बच्चों को दिखाने आए। 5 महीने हमारे बच्चे का बोले थे कि पैसा लहा लेना और 3 यूनिट खून, तो हम पैसा लहाते में लेट हो गया तो लॉकडाउन लग गया। तो 5 महीने इनका ऑपरेशन कराने के लिए आए हैं। समस्या है पर्ची की समस्या है। क्या पर्ची कट नहीं रही है या क्या कटने में देर हो गई? नहीं, बोले जिनका पर्ची मतलब ऑनलाइन हो गया उसी का देखा जाएगा। 8:30 बजे खुलेगा हमारा। तो विभागवार 50 मरीज ही देखेंगे जो चिकित्सक हैं। अगर परामर्श लेना हो तो सिर्फ 50 पर्चे। आप बताइए, नाम बताइए अपना। बसंत लाल। हम मड़ुआ कहाँ से आए हैं? मड़ुआडी से हैं। क्या समस्या है? समस्या हमारे पास न्यूरो की थी, थोड़ा सोचे कि दिखा दो इनको, डॉक्टर साहब दीपिका जोशी को। तो सुबह से 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और वाइफ भी लाइन में लगी हुई हैं। और यहाँ पे इतने दलाल ब्रोकर घूम रहे हैं कि चलिए उनको दिखा दें, चलिए उनको दिखा दें। हम सोचे कि दीपिका जोशी को दिखा के 1 घंटे में हम चले जाएंगे, तो लेकिन यहाँ ये आरोप है तीमारदारों का, ये आरोप है मरीजों का। बीएचयू को इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन जो मरीज आ रहे हैं उनका ये कहना है कि जो कतार लगी है वो व्यर्थ है। यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग हो रही है और ऑनलाइन पर्चे पहले से बुक कराए जा चुके हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में इसकी किस तरह की व्यवस्था बीएचयू द्वारा की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। खबर आपकी, जुबान आपकी, और छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए उत्तराखंड प्राइम।